नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम किसी आईपीओ की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे अंडर वैल्यू स्टॉक की, जो कि इस गिरे हुए मार्केट में अंडर वैल्यूज पे आ गए हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी आर्ट है जैसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे चूज करना है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मोस्टली डेप्थ फ्री कंपनी को हमने ऑप्ट किया है इसमें, जिन पे कि कर्जा बहुत कम के बराबर है। जानेंगे उनके फाइनेंशियल और फंडामेंटल को इस वीडियो के माध्यम से, और टॉप 5 स्टॉक चूज करेंगे कि जो अंडर वैल्यूज है इस समय और गिरते हुए मार्केट में हमें उन्हें एक्यूमुलेट करना चाहिए और अपनी पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहिए। तो इन फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। उनकी डिटेल से जानकारी लेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जब भी कभी मार्केट क्रैश हो रहा होता है दोस्तों, तो सब में पैनिक हो जाता है, लोग बहुत पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो अपने को एडजस्ट कर रहे होते हैं और सही वैल्यूएशन पे आ रहे होते हैं। तो बस हमको यही आइडेंटिफाई करना है कि वो कब सही वैल्यूएशन पे आते हैं, जहां हम उन्हें बाइंग पे ले पाएं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएं, ताकि एक लॉन्ग टर्म में हम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो हमें बस वही आइडेंटिफाई करना है मार्केट सिनेरियो में कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वो कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यू में हमें मिलेंगे। यानी कि अगर लोकली बात करें तो सस्ते में मिलेंगे, जिसका वैल्यू जो है प्राइस 100 रुपए था और आज की डेट में आपको 70 रुपए 60 रुपए पे वो मिल रहा है। तो हम उन स्टॉक को इस वीडियो से आइडेंटिफाई करेंगे और गिरते हुए मार्केट का फायदा उठाएंगे, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। ऐसे स्टॉक को दोस्तों चूज करने के लिए मोस्टली हमको जानना पड़ेगा उनका फाइनेंशियल और फंडामेंटली वो कितने स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, कहाँ चल रही है। तो हमें पहले से ही उन्हें अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, सो दैट कि जैसे ही वो अंडर वैल्यू में आए हम उन्हें बाई कर पाएँ और एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा पाएँ, अच्छे छोटे से या लॉन्ग टर्म में भी। तो अब हम बात करते हैं वन बाई वन करके कि वो स्टॉक कौन से जो हमें लंबे समय में अच्छा मोटा मुनाफा कमा के दे सकते हैं, जिनको अब अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये गवर्नमेंट कंपनी है और जो कि 1976 से काम कर रही है। बेसिकली इस कंपनी की बात करें तो ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम देखती है पूरा, की जो भी रेलवे कंस्ट्रक्शन होता है इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर हम बात करें तो 1985 से ये जो है इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन में लिंक्ड है और पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट के साथ है। अगर आप बात करेंगे तो लार्ज इसका टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डील करती है, वेरियस सेक्टर में ये डील करती है, जैसे कि रेलवे हो गया या गवर्नमेंट के हाईवेज हो गया, इस टाइप से प्रोजेक्ट में डील करती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी, यानी कि अगर रेल की पटरी बनानी है या फिर रेल का इंफ्रा खड़ा करना है तो यही कंपनी करती है। अगर इसके रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें 2023 तक की, तो रेलवे सेक्टर से इसका 94% का रेवेन्यू आता है, वहीं हाईवे से इसका 5% का रेवेन्यू आता है और अदर से इसका केवल 1% का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे 94% जो है कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को देता है। तो आगे चल के इतना कितना बड़ा स्कोप होगा। हेडक्वार्टर इसका साकेत दिल्ली में है। 54 प्रोजेक्ट इसके ऑफिस हैं, 4 रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। बिजनेस ऑपरेटेड करती है इंडिया में और ओवरसीज में भी इसके प्रोजेक्ट हैं 5, जिसमें कि आप बात करें तो श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे अपने लेवल पे कंपनी है। मार्केट कैप की अगर आप बात करो दोस्तों तो 20,390 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है, यानी तकरीबन लार्ज कैप में आप कह सकते हैं इसे। 217 रुपये आज की डेट में करंट प्राइस चल रहा है। इसका हाई देखिए 52 वीक का और लो देखिए तो 281 रुपये हाई लगाया है, 52 रुपये तक लो गया है। अगर आप स्टॉक पी की आज की डेट में बात करें तो 21 पे चल रही है, 21.7 पे, जबकि इंडस्ट्री पी जो है 22 पे है, यानी कि इंडस्ट्री पी से नीचे लेवल पे मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कम अभी जो है स्टॉक अपने वैल्यू जोन में है, यानी कि बाइंग जोन में है। अगर हम आरओसी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा देख रहे हैं दोस्तों, 15.7 है, यानी कि 14-15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो वो भी 15% के लगभग है। तो रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही काफ़ी अच्छे सेगमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6.60 चल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो 1.38 का डिविडेंड भी कंपनी देती है, यानी काफ़ी अच्छा डिविडेंड परसेंटेज भी आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बढ़िया स्कोप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो आप बात करेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो वो भी 15% के ऊपर लगभग देख रही है आपको। ईपीएस की बात करें तो 9.99 रुपये यानी 10 रुपये से ऊपर लगभग दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा है। डेप्थ फ्री कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो डेप्थ केवल 1,660 करोड़ का कर्जा है, यानी कि इसके टोटल वैल्यूएशन का 0.30 टाइम ही है, यानी कि अगर 1 से नीचे होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। वहीं अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 9% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, वहीं 5 साल में 21% का दिखाया है, 3 साल में 24% का, और ट्रेलिंग टिल मंथ की बात करें तो 30% का लगभग कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। अगर कंपाउंडिंग
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो लास्ट 10 ईयर्स में -1% रहा है, पर अगर 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 13% रहा है, 3 साल में 18% और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 25% के लगभग दिख रहा है। CAGR की अगर आप बात करोगे तो 5 साल में 40% के लगभग आपको दिखाई देगा, वहीं 3 साल में अगर आप बात करें तो 74% का CAGR से ग्रोथ करा है, और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 301% के CAGR से ग्रोथ करा है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 13% है, 5 साल में 12%, 3 साल में 13% और लास्ट ईयर की बात करें तो 15% के लगभग रिटर्न बना के दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी आपको दिख रही है। वहीं अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें कि शेयर होल्डर पैटर्न क्या बोल रहा है दोस्तों, तो दिसंबर 2023 तक के शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर के पास करीबन 65% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर इसके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपको पता ही है। उसके बाद FIs की बात करें तो 4% की होल्डिंग FIs की भी दिख रही है, करीबन 0.93% की DIs की होल्डिंग है, गवर्नमेंट पे 0.26% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 29.51% की होल्डिंग है। तो यहाँ DIs के पास कम है, लेकिन FIs के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग दिखाई दे रही है और पब्लिक के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा कुल मिला के कह सकते हैं कि ये ऐड करने लायक पोर्टफोलियो में है शेयर, जो कि अच्छा माना जा रहा है। दोस्तों हमारी दूसरी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसको कौन नहीं जानता, तो इंडियन ऑयल की तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और सभी लोग वेल नोन कंपनी है। तो इंडियन ऑयल कंपनी जो है पेट्रोलियम सेगमेंट में काम करती है और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। इसके अगर बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिजनेस है स्टैंडर्ड वो इंटायर कार्बन वैल्यू चेन में करता है। अगर आप बात करेंगे तो रिफाइन है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, R&D रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, एक्सपोर्ट करती है और प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो आप देखेंगे तो इट हैज़ द लीडरशिप पोजिशन इन द ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो है लीडिंग पे है कंपनी। अगर हम बात करें पर पेट्रोलियम और रिफाइनरी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है इसका भी। अगर हम इसके बात करें तो इस कंपनी का जो लीडर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 42% लगभग है इसका रिटेल से, आउटलेट से 51% के लगभग है, LPG डिस्ट्रीब्यूशनशिप की बात करें तो 48% के लगभग है और एविएशन फ्यूल्स स्टेशन भी इसके इंडिया में 48% के लगभग फ्यूल स्टेशन से हैं। मतलब अगर देखें एविएशन के, यानी कि हवाई जहाज में जो तेल डलता है उसके 51% के लगभग LPG का है, 42% के लगभग आउटलेट हैं जो कि डायरेक्ट पेट्रोल डील करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2,27,352 करोड़ का काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है सेगमेंट की। 52 वीक का हाई लो की बात करें तो 197 हाई है, 75 रुपये 52 लो लगाया है। वहीं अगर बात करें स्टॉक पी की तो अभी 4.85 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है 6.75 है, यानी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे चल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अभी ओवर जोन में नहीं है, ये अंडर वैल्यू जोन में है, यानी कि खरीदारी के लिए बनता है। ROC की बात करें तो 8% है, ROE की बात करें तो 7% के लगभग दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% के लगभग दिख रहा है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है दोस्तों, 3.11 का डिविडेंड परसेंटेज आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड परसेंटेज है। ROC थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब बहुत कम भी नहीं कह सकते, पर 10 से थोड़ा नीचे है, तो वहाँ थोड़ा सा काम करना है कंपनी को। अगर हम अदर बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 7.17% के लगभग दिख रहा है। EPS की अगर आप बात करोगे तो 33 रुपीज़ के लगभग आपको EPS नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर कंपनी के डेप्थ की बात करें कि कर्जा कितना है कंपनी पे, तो कर्जा हमें दिखाई दे रहा है 1,15,418 करोड़, जो कि अमाउंट में काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो डेप्ट टू इक्विटी 0.69 है, तो काफ़ी अच्छा गुड कह सकते हैं कि 1 से नीचे है। वहीं सेल्स कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 6% के लगभग का दिखाया है, 5 साल की बात करें तो 15% के लगभग, 3 साल में 20% के लगभग और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो माइनस में अभी चल रहा है 4%। वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 10 साल में 11% दिखाया है, पर अगर 5 साल की बात करें तो -15% रहा है, 3 साल में 31% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 534% के लगभग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक के CAGR की बात करें अगर तो 10 साल में CAGR 14% पे था, 5 साल में 8% पे रहा, 3 साल की अगर हम बात करें तो 35% के लगभग था और वहीं 103% लास्ट 1 ईयर में रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट 10 साल में 14% के लगभग थी, 5 साल में आप देखेंगे तो 13% के लगभग थी, 3 साल में 18% और लास्ट ईयर में 7% के लगभग थी। तो कुल मिला के कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। 2 चीज़ें हैं जिसपे कंपनी को काम करना है रिटर्न ऑफ इक्विटी पे। वहीं अगर हम होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है, तो आप देखेंगे इसके प्रमोटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यहाँ 51% की होल्डिंग उनके पास है, 51.50% की। FIs के पास देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बड़ी होल्डिंग है, 8.84 यानी 9% के लगभग होल्डिंग FIs के पास है। DIs के पास देखेंगे तो 9.90, तकरीबन 10% की होल्डिंग DIs पे है। गवर्नमेंट पे 19.60% और पब्लिक पे सिर्फ 10% की होल्डिंग है, 10.13%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोटा पैसा बनेगा इस IPO में आगे जाके।
इस शेयर में आगे जाके कितना मोटा पैसा बनेगा। अब अगला है अमर राजा बैटरी, जिसको वेल नोन कंपनी है, ये बैटरी में डीलिंग करती है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी फ्लैगशिप कंपनी है अमर राजा ग्रुप की। और अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी लीडर है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर और लीड एसिड बैटरी बनाती है। बोथ बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडस्ट्रियल बैटरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बैटरीज होती है यानी गाड़ियों में लगती है उसे बनाती है। इंडिया का जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें ये लीडिंग कंपनी कह सकते हैं आप, तो यानी कि नंबर 1 कंपनी मान सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी जो है वो बैटरी के साथ साथ अदर भी प्रोडक्ट इसके सेगमेंट में आते हैं। कंपनी को जो इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल बैटरी करती है उसे एक्सप्लोर कर रही है 50 कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोबल, यानी कि इंडिया के साथ साथ 50 और कंट्रीज़ के साथ इसका टाई अप है। वहीं अगर आप देखेंगे तो अमर राजा जो है प्रेफर सप्लायर है, मेजर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर को देता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, यूपीएस सेक्टर में करता है, ओपीएम रिप्लेसमेंट करता है, इंडियन रेलवे एंड पावर में काम करता है, ऑयल एंड गैस जो है वहाँ है इसका, और अदर इंडस्ट्री सेगमेंट भी इसके पास है। तो वहाँ भी ये परफेक्ट सप्लायर है जो कि बड़े बड़े इसके क्लाइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसके बैटरी सेगमेंट की, तो जो ऑटोमेटिक बैटरी डिवीजन से आता है वो 65% करीबन कंट्रीब्यूशन आता है इसका ऑटोमेटिक बैटरी डिवीजन से। वहीं इंडस्ट्रियल बैटरी की बात करें कि इंडस्ट्रियल बैटरी से कितना निकल के आता है, तो इंडस्ट्रियल बैटरी से तकरीबन 30% का सेगमेंट इसका इंडस्ट्रियल बैटरी से है, यानी कि बड़ा सेगमेंट जो है ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियों की बैटरी है उससे आता है 65% के लगभग, इंडस्ट्रियल सेक्टर से 30% आता है, और एनर्जी सेक्टर से इसका 5% के लगभग आता है। एनर्जी में आप मान सकते हैं जो कि AISL है या पैक है या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन है या ईवी चार्जिंग स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग सेटअप है, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। तो वहाँ से इसका बिजनेस जो है एनर्जी सेक्टर से 5% के लगभग का दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के जो इसका बड़ा स्कोप है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बैटरी डिवीजन है उससे है। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो 13,533 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है, जो कि आप कह सकते हैं कि मिड सेगमेंट की कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 16.6 चल रहा है, इंडस्ट्री पी 29.8 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू जोन में काफ़ी अच्छा है ये। वहीं आप 52 वीक का हाई और लो की बात करें तो 922 रुपये का हाई लगाया है और लो लगाया है 553 रुपये का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.7% के लगभग है। वहीं अगर आप बात करेंगे इसकी ROC की और ROE की, तो ROCE करीबन 20% है और ROE की बात करें तो 14.8 है, यानी कि दोनों ही एक्सीलेंट कैटेगरी में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला के यहाँ तक फाइनेंशियल अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कंपनी के। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो 14.8 है, यानी कि 15% के लगभग रिटर्न ऑफ इक्विटी है। EPS की बात करें तो 45 रुपये के लगभग है, 45.9 रुपीज़। वहीं अगर आप बात कर लें दोस्तों डेप्थ की, तो डेप्थ कंपनी पे कुछ भी नहीं है, यानी कि आप डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं। सिर्फ 108 करोड़ का कर्जा आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी सुपर कंपनी है। डेप्थ देखें तो 0.02% है, यानी ना के बराबर है। तो आप इस कंपनी को कह सकते हैं कि डेप्थ फ्री कंपनी की श्रेणी में आती है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। वहीं बात कर ले तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो 10 साल में कंपनी ने कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 13% के लगभग दी है, 5 ईयर्स में 11% के लगभग दिखाई दे रही है, 3 साल में देखें तो 15% के लगभग है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 7% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लास्ट 10 साल में 10% का दिया है, 5 साल में भी 10% के लगभग रहा है, 3 साल में थोड़ा डाउन होकर 4% गया है, पर ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 25% के लगभग कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, जो काफ़ी अच्छा है। CAGR की बात करें तो वो भी देखेंगे 10 साल में 8% है, 5 साल में 1%, 3 साल में -3% के लगभग गया है, लेकिन 1 ईयर की बात करें तो 39% है, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो भी 10 साल में 18% है, 5 साल में 15% है, 3 साल में 14%, और लास्ट ईयर की बात करें तो 15%, तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, CAGR देखेंगे, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे या फिर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे, चारों ही पैरामीटर अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। कहीं भी अभी तक नेगेटिव का ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहां की कंपनी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है। तो अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें कि यहाँ होल्डिंग पैटर्न क्या दिख रहा है, तो प्रोमोटर के पास तकरीबन 28% की होल्डिंग है, FIS के पास 24% की होल्डिंग है, DIS के पास 17.91 यानी कि 18% के लगभग DIS है, गवर्नमेंट पे अभी कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास 30% है। तो आप देखिए यहाँ FIS और DIS की कितनी बड़ी होल्डिंग है, 24% और 18% के लगभग, पब्लिक करीबन 40% के लगभग तो इन्हीं के पास है, बड़े इंस्टीट्यूशन के पास। हमारी दोस्तों अगली कंपनी है, ये भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। बेसिकली ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो नैल्को के नाम से भी जानी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग करती है ये एल्युमिनिया और एल्युमिनियम को करीबन मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। तो काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी, 1981 से काम कर रही है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें फाइनेंशियल 22 तक के, तो सेल्स जो इसका आता है वो 99% के लगभग प्रोडक्ट से आता है, और अदर ऑपरेटिंग से जो है 1% है।
वहीं अगर हम इस कंपनी की दोस्तों बात करें जोग्राफिकल रेवेन्यू की स्प्लिट की बात करें 2022 तक की, तो एक्सपोर्ट करीबन 45% एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक सेल्स जो है इसकी 55% के लगभग है, तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू क्या है, तो एल्यूमिनिया का 28% के लगभग है और एल्यूमिनियम से 72% के लगभग इसका बिजनेस आता है। वहीं सेगमेंट की बात करें तो केमिकल सेगमेंट से 34% है और एल्यूमिनियम सेगमेंट से जो है 66% के लगभग इसका रेवेन्यू आता है। तो ये फाइनेंशियल 22 तक का इसका साइट पे अपडेट है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके, तो आप देखेंगे मार्केट कैप करीबन करीबन 25,052 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी आपको लार्ज कैप सेगमेंट की है। स्टॉक पी की बात करें तो 16 चल रहा है और जबकि इंडस्ट्री पी जो है 22 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ये भी अंडर वैल्यू है जो कि बाइंग जोन दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19% के लगभग है, यानी काफ़ी अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वहीं अगर आप आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो 15% के लगभग आरओसी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें आरओई की तो 12% के लगभग निकल के आ रहा है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा देती है कंपनी, 3.30 के लगभग इसका भी डिविडेंड यील्ड है, तो यानी डिविडेंड के लिए ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, जानी मानी जाती है। वहीं अगर आप इसके हाई और लो की बात करें तो 170 पे इसने हाई लगाया और 75 रुपये इसका लो रहा है 52 वीक का। अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो वो 12% के लगभग दिखा रहा है रिटर्न ऑफ इक्विटी। ईपीएस की अगर आप बात करोगे तो 8 रुपये 53 पैसे के लगभग आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। डेप्थ की अगर बात करें तो ये कंपनी भी डेप्थ फ्री है। रिटर्न ऑफ एसिड की बात करें तो 8.76 है, डेप्थ फ्री कंपनी है क्योंकि 0.01 के लगभग इसका दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसे पूरा तरीके से हम डेप्थ फ्री कंपनी कह सकते हैं। केवल 95 करोड़ रुपए के लगभग का इस पे कर्जा दिखाई दे रहा है, जबकि कंपनी का जो आप देखेंगे ओवरऑल सेगमेंट तो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो यानी कि कुछ भी कंपनी पे कर्जा नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी की श्रेणी में ये आती है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 10 साल की तो करीबन 8% के लगभग है। 5 साल में कंपनी ने 8% रखा है, 3 साल में कंपनी ने 19% दिया है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो काफ़ी निगेटिव में रहा है, -11% के लगभग रहा है। वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 साल में 11% दिया है, 5 साल में 17% के लगभग रहा है, 3 साल में काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया 124% के लगभग, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें टीटीएम की तो -24% है। सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में 15% है, 5 साल में लगभग 20% के लगभग दिया है, 3 साल की बात करें तो 34% है और 1 ईयर में करीबन 64% के लगभग सीएजीआर से ग्रोथ कर रही है कंपनी। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर हम बात कर लें तो लास्ट 10 साल में 10% रहा है, 5 साल में 14% के लगभग, 3 साल में 17% के लगभग दिखाई देगा। वहीं लास्ट ईयर की बात करें तो 12% के लगभग से कंपनी इक्विटी रिटर्न दे रही है। तो कुल मिला के सीएजीआर काफ़ी अच्छा कंपनी का दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट 12 मंथ की बात करें तो इक्विटी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 51% के लगभग की होल्डिंग एज ऑन डेट दिखाई दे रही है, जो कि दिसंबर 2023 तक का है। वहीं एफआईएस के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 11.56% के लगभग होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास 18.80, यानी डीआईएस के पास काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 19% के लगभग डीआईएस होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक के पास केवल 18.38% ही होल्डिंग है, यानी यहाँ मेन एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास पूरा 80% के लगभग दिखाई दे रहा है। वहीं अगली कंपनी की बात करें हमारा तो विप्रो लिमिटेड है, इसको भी काफ़ी लोग वेल नोन कंपनी है। ये बेसिकली कंपनी जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कंसल्टिंग करती है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज देती है, यानी बीपीएस सर्विसेज का टाइप की कंपनी है। अगर बात करें इस कंपनी की तो 4th लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर कंपनी है आईटी सेक्टर की। अगर इससे पहले बात करें तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है और उसके बाद चौथे नंबर पर ये विप्रो आती है, जो कि काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और आईटी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है, जो कि इंडिया में वेल नोन है, हर कोई इसे जानता ही है। अगर हम बात करें इसके सेगमेंट रेवेन्यू की तो आईटी सर्विस सेगमेंट से इसका 97% के लगभग रेवेन्यू आता है। आईटी सर्विस सेगमेंट में भी इसके 2 सेगमेंट है, अगर आप देखेंगे तो 2 ग्लोबली बिजनेस पे काम करती है, एक आईडीएस पे काम करती है और एक आईकोर पे काम करती है। आईडीएस पे काम जहां होता है वहां लाइन डोमेन पे काम करती है, कंसल्टिंग सर्विस देती है, एप्लीकेशन डेटा इंजीनियरिंग और आरएनडी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है और विप्रो डिजिटल करती है। जबकि आईकोर में अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस तो क्लाउड का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है, डिजिटल ऑपरेशन का काम करती है, डिजिटल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और रिस्क सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो इस 2 सेगमेंट में ये बेसिकली कंपनी काम करती है, आईडीएस और आईकॉन्स। तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा ये 2 टाइप से। वहीं अगर इसके रेवेन्यू पैटर्न की बात करें सेक्टर वाइज तो बीएसएफआई से 31% के लगभग का रेवेन्यू ब्रेकअप आ रहा है इसका सेक्टर वाइज, कंज्यूमर सेक्टर से 16% का आता है, हेल्थ सेक्टर से 14% यानी 14% का आता है, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी से 13% आता है, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8% और कम्युनिकेशन से 5% के लगभग का इसका सेगमेंट है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 2,70,132 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी, यानी काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी आप कह सकते हैं इसे। स्टॉक पी इस समय ट्रेड कर रहा है 23.9 पे, जबकि इंडस्ट्री पी की हम बात करें तो 31.7 है, यानी कि ये भी जो है अंडर वैल्यू जोन में है इस समय स्टॉक, जो कि 23 के लगभग चल रहा है।
ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 18.6 के लगभग चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.19% है, यानी डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती है कंपनी। हाई और लो की बात करें 52 वीक की, तो 546 का हाई लगाया है और 352 का लो लगाया है कंपनी ने। आरओसी और आरओई की बात करें तो 17.7 यानी 17.7 आरओसी है, और आरओई की बात करें तो 15.9 है, यानी कि दोनों ही एक्सेलेंट है, दोनों ही अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों में ही कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो 15.9 दिखाया है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 21 रुपये के लगभग ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर यानी 21.1 रुपीज़ है। उसके अलावा अगर आप बात करें रिटर्न ऑफ एसेट की, तो वो भी अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कंपनी डेप्ट फ्री की ओर जा रही है, बिकॉज 0.26% के लगभग ही डेप्थ है, सॉरी परसेंट नहीं है, 0.26 है। वहीं डेप्थ की बात करें तो 17,918 करोड़ ही है, जबकि वैल्यूएशन जो कंपनी की आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल में है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी इस पर काम कर रही है। तो इंडिया में ये आईटी की दिग्गज कंपनियों में एक जानी जाती है। तो फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग साउंड कर रही है। वहीं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट 10 ईयर में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ करीबन 8% के लगभग रही है। वहीं पाँच साल में 11%, 3 साल में 14% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3% के लगभग रही है, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा कम रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 7%, 5 साल में 7%, 3 साल में 5% और ट्रेलिंग 12 मंथ में -1% के लगभग है। सीएजीआर की बात करें, स्टॉक सीएजीआर कैसा रहा है, तो 10 साल में तकरीबन 10% रहा है, 5 साल में 15%, 3 साल में 8% और लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो 37% के सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो 10 साल में तकरीबन 19% का रहा है, 5 साल में 18%, 3 साल में भी 18% और लास्ट ईयर की बात करें तो 16% के लगभग रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी में काफ़ी अच्छा रहा है। सीएजीआर कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 2 पैरामीटर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 72.90% के लगभग 73% के लगभग प्रमोटर के पास ही है जनवरी 2024 तक की बात करें। एफआईएस के पास करीबन देखेंगे आप तो 6.81% है। डीआईएस के पास देखेंगे तो 8.05% है। पब्लिक के पास सिर्फ 12% की होल्डिंग है। तो यहाँ एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास ही पूरी की पूरी होल्डिंग है, यानी 88% के लगभग इन्हीं तीनों के पास है। तो इस टाइप से दोस्तों ये शेयर्स थे, जो टॉप 5 शेयर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, जो कि इस समय अंडर वैल्यू चल रहे हैं और इसे हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल्स का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। आपको सिर्फ अपने नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाया, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस खुद करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।